हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं हूं राजेंद्र साहू। आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में परिमेय संख्या पढ़ा था उसका ही आगे का पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ उदाहरण करेंगे और परिमेय संख्या के बारे में जो हमने पूर्व में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और जो आने वाली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या ऐसी सारी संख्या है जिनको कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो रहेंगे आपके पूर्णांक होते हैं और जो q रहता है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। फिर इसके बाद जो परिमेय संख्या होती है उसके हमने कुछ गुणधर्म देखे थे। संवृत पहली चीज हमने देखी थी संवृत में, दूसरी देखी थी आपकी क्रम विनिमय, तीसरा देखा था हमने साहचर्य नियम, चौथा देखा था हमने वितरकता नियम। तो ये चार हमने इनके गुणधर्म पढ़े थे और साथ ही साथ हमने पढ़ा था नंबर 1 योज्य तत्समक, जो कि हमारा 0 था, और इसी का योज्य प्रतिलोम। जैसे कि हमने माना कि p/q का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसका ही ऋणात्मक वाला मान हमारा उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। और इसी के बाद इसी में हमने पढ़ा था गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक जो था हमारा वो था हमारा 1, मतलब कि यदि किसी संख्या में मान लो p/q है, उसमें यदि 1 का मल्टीप्लाई करें तो p/q आता है। इसका मतलब जो ये 1 आता है आपका, वो आपका गुणात्मक तत्समक कहलाता है। और यदि हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो प्रतिलोम का मतलब सीधी सिंपल बात है उल्टा। तो गुना का उल्टा हमारा भाग हो जाता है, मतलब कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे है वो ऊपर चल जाता है। मतलब कहने का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं होता है, बस उसी का व्युत्क्रम होता है। किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि व्युत्क्रम किसका, जो हमारी p/q है उसी का व्युत्क्रम बोल देंगे तो क्या आ जाएगा q/p। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर, जिसमें उदाहरण नंबर 1 के बारे में हम बताएंगे आपको। उदाहरण नंबर 1 में जो एक सवाल है चलो शुरुआत करते हैं यहाँ सवाल से। देखिए यहाँ पर आप उदाहरण नंबर 1 में प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए 3/7 धन -6/11 धन -8/21 धन 5/22। हम सबसे पहले इसमें सबसे नीचे वालों का 7, 11, 21, 22 का एलसीएम कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। जैसे 7 आया, 11 आया, 21 आया, 22 आया, इनका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग दे के देखेंगे तो 7 में तो आपका जाता नहीं है, 11 में भी नहीं जाता, 21 में भी नहीं जाता, 22 में बिल्कुल जाता है। फिर इसके बाद फिर 2 से जाता है क्या? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पे सभी देख पा रहे हैं आप, सभी विषम संख्या है। इसके बाद 3 से देंगे, 7 में तो जाता नहीं है, 11 में भी नहीं जाता, 21 में जाता है, 3 7 21 और 11 में भी नहीं जाता। इसके बाद 4 तो है नहीं, प्राइम संख्या है नहीं, मतलब अभाज्य संख्या है नहीं। 5 वाला कोई भाग जा नहीं सकता। 5 के बाद आता है 7, 7 एकम 7, 11 जैसा का वैसा, 7 एकम 7, 11 जैसा का वैसा। फिर लास्ट वाला जो जाएगा 11 से जाएगा। मतलब कि जब हमारा एलसीएम आएगा, वो जो एलसीएम जो आएगा आपका लसा, वो किनका गुना आएगा? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, और जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास 462 आएगा। इस प्रकार से हम कुछ एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा एलसीएम कितना आएगा? 462।
तो यहाँ हमने आपको एलसीएम निकालना बता दिया, तो लसा हमारे पास आ चुका है 462। ठीक है, अब हम इसमें जो एलसीएम आता है, एक स्टेप यहाँ पर कम लिखी गई है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर लिख के। जैसे यहाँ पर मान लो हमने 462 लिखा है, तो ये जो 7 लिखा है, इस 7 से हम इस संख्या में 462 में भाग देंगे और वो कितने बार में भाग जा रहा है वो देखेंगे। और जो भाग जाएंगे, जैसे हम 7 से भाग दे के देखते हैं 462 में, और भाग दिया तो 7 7 42 बचा 4 7 42, मतलब कि कितने बार में गया है, सॉरी 66 बार में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 गुना 66 किया है, प्लस 3 गुना 66, और फिर ये वाला हम ये निकाल लिया, कैसे आया है ये आपको बता देते हैं। तो जो 3 और 66 का जब गुना होगा तो आपका 198 आएगा बटे 462। ठीक उसी प्रकार हम ये 11 से इस 462 में भाग देंगे, इस 11 से इस फिर से 462 में भाग देंगे। जितने बार में भाग जाएगा उसका इसमें हम गुना कर देंगे। फिर से भाग दे के देख लेते हैं, 462 भागित 11, 11 चौक 44, बचा आपका 2 व 22, 11 दूनी 22, मतलब हमने ऋण 8 में 22 का गुना किया होगा, तो आपके पास कितना आएगा, ऋण 252। मतलब एक और बात, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये जो 11 से भाग देने पर क्या आ रहा है, जो ऋण 6 है आपका, जो ऋण 6 है, इस ऋण 6 में हमारा गुना होगा 42 का, तब हमारे को ये ऋण 252 मिलेगा, ऋण 252 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे चल लेंगे। फिर ये इस 21 से इसमें भाग दे के देखेंगे, जितने बार भी जाएगा उसमें ऋण 8 का गुना कर देंगे। तो देखो यहाँ से 21 लिखा हमने, 21 से भाग दे रहे हैं 462 में, तो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, मतलब कि 22 बार में जाएगा। इसका मतलब कि 8 में जब हम 22 का गुना करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक, उसी प्रकार हम 5 में किसका गुना करेंगे, तो 5 में हम पहले 22 से आप 462 में भाग दे के देखिए, 22 दूनी 44, बचा 2 वो 22 एकम 22, मतलब कि इस 5 में हमने 21 का गुना किया होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। और फिर हमने यहाँ पर एक एक करके जोड़ और घटाना किया है, दो को जोड़ो घटाओ करके आपका जो आंसर आएगा, पहले देखिए आप ये दोनों को माइनस कीजिए, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको इसमें कर दीजिए, या फिर उसके बाद फिर इसको, मतलब कि दो को सॉल्व करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए कि सारे के सारे ऋण वाले नंबर एक साथ जोड़ लीजिए, सारे के सारे धन वाले एक साथ जोड़ लीजिए, और फिर उनमें जो प्लस या माइनस हो रहा है उनको प्लस या माइनस करके जोड़ या घटा दीजिए। अब जब जोड़ या घटा देंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास आ गया, आपके पास -125 बटे 462, और यही आपका अंतिम उत्तर रहेगा। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास, ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इसको क्रम विनिमय से भी करते हैं, यदि नॉर्मल आपको पहाड़े याद है तो आसानी से काट पीट के डायरेक्ट आ सकता है। देखिए ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ये 5 के पहाड़े में आप देखेंगे हमेशा ये जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है, ये नीचे वाले से आप हमेशा ऊपर वाले को काटे करेंगे। कैसे काटेंगे, जैसे 5 है, ये 5 का पहाड़े वाला कोई दिख रहा है क्या आपको ऊपर, जी हाँ दिख रहा है, 5 एकम 5 किया यहाँ पर, 5 दिया 15 दिया, मतलब कि जो 15 है वो कितने बार में कट गया, 3 बार में कट चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर आपको अच्छे से साफ सुथरा लिख के बता देता हूँ एक अगले स्टेप में। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा है -4 बटे 5 गुना 3 बटे 7 गुना 15 बटे 16 गुना -14 बटे 9। तो अब देखिए 5 एकम 5, 5 दिया 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आप देख पा रहे हो नीचे वाला एक 4 बचा है और ये नीचे ये 7 बचा है, तो देखिए अभी 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ऊपर देखिए माइनस कितने, 2 माइनस दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, एक माइनस ये है, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका
प्लस हो जाता है, तो मतलब आपका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, अब आपका मैं यदि आपको डायरेक्ट बताऊँ तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, ऊपर 2 बचा है, नीचे 4 बचा है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि जो आपका संख्या है, जैसे मैंने लिखा -4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 गुना -14/9। तो सबसे पहले आप देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर आपको देख पा रहे हो कि 2 बच रहा है और नीचे बच रहा है 4। देखिए ऊपर ये 4 एकम 4, 4 चौक 16। इस प्रकार से ये जो ऊपर बच रहा है आपका 2 बच रहा है केवल अकेला, ये वाला 2 बच रहा है और नीचे वाला 4 बच रहा है। तो 2/4, और इसको भी काट सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले इस पे चलते हैं। देखिए अब शून्य की भूमिका मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि जो शून्य जो होता है आपका, जो शून्य होता है, शून्य का यदि किसी भी संख्या में जोड़ोंगे या घटाओगे तो वही की वही संख्या मिल जाती है आपको। मतलब इसको हमने बता चुके थे कि शून्य जो होता है आपका योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक कहलाता है। आपके लिए अब एक और बार बता दिया था मैंने कि जो एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये योज्य तत्समक वाला और एक आता है गुणात्मक तत्समक वाला। फिर एक भी वही बात है, गुणात्मक तत्समक की बात करी थी। जो गुणात्मक तत्समक होता है, जैसे मान लो p/q है या फिर कोई भी नंबर है 5 में यदि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमको क्या मिल जाएगा 5। मतलब जहाँ पर 1 जो कहलाएगा आपका गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। मतलब कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो वही की वही संख्या मिल जाती है जिस संख्या में गुना किया था। अब आता है हमारे पास योग पर वितरकता नियम। अब जैसे कि हमने योग का वितरकता नियम कैसे बताया था, हमने ये वाला आपका एक फार्मूला लिख के दिया था कि जो आपका a होगा गुना b प्लस c किया जाएगा, तो जो आपका ये ओपन होगा कैसे होगा, a गुना b धन a गुना c। मतलब कि जो a रहेगा आपका b के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा। यदि कहने का मतलब यदि बोला जाए किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर यदि प्रसाद बांटते हैं तो जो a आता है आपका सामने वाले जो पंडित जी रहते हैं, मान लो जब जो भी प्रसाद बांटने वाला रहता है वो सबके पास एक एक करके प्रसाद बांटने जाता है। वही बात यहाँ पे भी कर रहे हैं भाई, जो a रहेगा आपका पहले b के पास जाएगा, उसको देने के बाद में c के पास भी जाएगा, मतलब प्रसाद जो है सबको मिलेगा। आगे होंगी मेरी बात समझ में, इसलिए यहाँ पर a गुना b धन a गुना c हुआ है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3/4 गुणित 2/3 धन ऋण 5/6 बराबर इसे ऋण 3/, मतलब ये बराबर बताया गया है, कुछ नहीं किया, बराबर बताया गया है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर इसको सॉल्व करें या इसमें चेक किया गया है कि भाई दोनों के दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। आप यहाँ पर देखिए पहले उन्होंने क्या किया है कि भाई जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व कर लिया, तो 4 यहाँ पर एलसीएम लिया, 3 और 6 का एलसीएम 6 आया। तो फिर 3 में किसका गुना करेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो 2 में 2 का गुना करने पर ये वाला 4 आया। इसी प्रकार से 6 में किसका गुना करेंगे 6 आ जाए, तो 6 एकम 6, इसलिए 5 एकम 5 आया। तो इस प्रकार से 4 ऋण 5 बना। 4 ऋण 5 मतलब होता है ऋण 1/6, मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए अब यहाँ पर, और सीधा सिंपल इसके बाद क्या कर दिया उन्होंने गुना। ये माइनस मिलकर क्या बना, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। 3 एकम 3 हुआ और 6 चौक 24 हो गया, और स्कोर काट के 3 एकम 3, 3 आठे 24, इस प्रकार से 1/8 आया। मतलब कि ये वाले भाग का मान 1/8 आ गया। फिर इसके बाद ये तो आपका कौन सा भाग हुआ, ये वाला कौन सा भाग हुआ, ये वाला a गुना b प्लस c वाला हुआ। अब इसके बाद एक और पार्ट बचा है, कौन सा वाला पार्ट, a गुना b प्लस a गुना c। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वाला लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा है a, ये लिखा है b प्लस a इंटू सी। देख पा रहे हो a का मान 3/4 है, b का मान 2/3 है, c का मान 5/6 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट क्या आया, ऋण का 1/2 आ गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर भी फिर से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है,
तो बचा क्या यहाँ पे, अच्छा ऋण और ये ऋण क्या हो गया यहाँ पे गुना होने पर धन हो गया, ये वाला ऋण और ये वाला ऋण धन हो गया। तो आपका क्या बचा, ये ऋण सॉरी ये ऋण और ये ऋण धन हो गया, और ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब देखो अब क्या बच रहा है, 5 बचा, 4 दूनी 8 बचा। तो आपके पास अंतिम रूप से क्या बचा, ऋण 1/2 धन 5/8। फिर आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका, भाई एलसीएम आ गया 8, एलसीएम आ गया। अब ये 2 में किसका गुना किया जाएंगे, 8 आ जाए, और उसी का गुना किस में कर देंगे हम, 1 में कर देंगे। तो 4 से गुना कर देंगे, प्लस 5 गुना इस 8 का गुना किस में किया जाए कि 8 ही आए। आपको पता है 8 एकम 8 होता है, और इसको जोड़ घटाने पर क्या आ रहा है आपका, ऋण 4 धन 5/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाओगे कितना आ रहा है, 1/8। तो आप देख पा रहे हो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों मान कैसे आगे आपके बराबर आ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके, कुछ प्रयास कीजिए के तहत, या आपको मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे करके बताता हूँ। 7/5 गुना 7/5 गुना ऋण 3/12 धन 7/5 गुना 5/12। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका ए, ये है आपका सी। तो यहाँ पर गुना है और बीच में क्या है, धन है। तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, ए गुना बी धन सी होता है। तो अब आप इसको मान रख दो यहाँ पर, देखिए ए की जगह कौन आएगा 7/5 गुना बी कौन है आपका ऋण 3/12 और सी कौन है आपका 5/12। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/5 तो पहले जैसा का वैसा रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हो तो आपका ऋण धन क्या होता है, ऋण होता है, ऋण धन ऋण होगा, तो आपके पास 2/12 बचेगा। अब इसको और काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो आप देख पा रहे हो कि आंसर आपका क्या बन रहा है, 7/30। कैसे बना, देखिए 7 एकम 7, 5 छक्का 30, मतलब आपका अंतिम रूप से आंसर क्या आ रहा है इसका, 7/30। देखिए तो इसका हमने आंसर कितना निकाला है, इसका आंसर निकाला 7/30। इसका आंसर भी बता ही देते हैं हम आपको। इसका आंसर जैसे देख पाओगे आप कि 4 एकम 4, 4 तिया 12 ही कट जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 ये भी कट जाता है। इसका मतलब हम यदि अंतिम रूप से इसको लिखना चाहें तो एक इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9/16 गुना 1/3 ऋण 1/3। और आप देख पाओगे कि 9/16 गुणित 1/3 में से 1/3 चले जाता है तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब कि अंतिम रूप से यदि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो अंतिम रूप में क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा आपका 0। कैसे आया, देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और आपको पता है कि वितरकता नियम क्या कहलाता है, ए गुना बी धन ए गुना सी, ए गुना बी धन ए गुना सी। ये आपका ए है गुना बी प्लस ए गुना सी। तो आपने यहाँ से ए कॉमन निकाला, गुना बी धन सी किया, और आपको पता है ये कट पिट के क्या है, 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया है, और ये भी आपका क्या हो गया, 1/3 हो गया है। तो आप मान रख दीजिए, ये हो गया 9/16, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया आपके पास 1/3, धन सी का मान हो गया आपके पास ऋण 1/3। अब आप देखोगे कि ऋण धन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 9/16 गुना क्या होगा, 0, और 0 से 0 मतलब कि 9 किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाए तो आपको पता है 0 ही आता है। उदाहरण नंबर 3, इसमें भी आपका पहले क्रम विनिमय लगा है कि
कि भाई हम जो ये वाला मान है इस मान के पास में ले जाएंगे। मतलब कुछ नहीं कहा है कि जैसे मान लो यहाँ पर 3/7 है, यहाँ पर है, यहाँ पे भी 3/7 है, यहाँ पर आपको समान समान दिख रहा है। तो देखिए पहले क्या है 3/7 को पास पास में लाने का काम करेंगे। तो एक दिख पा रहा होगा आपको, ये पास पास में आ गया है। फिर इसके बाद उसने क्या किया है कि 2/5 जो है इसमें ए है, यहाँ पे भी 2/5 ए सॉरी ये देखिए यहाँ पर 2/5 गुना ऋण 3/7, ऋण 3/7 गुना 3/5। तो यहाँ पर जो आपका ए है ये देखिए ऋण 3/7 और ऋण 3/7 दोनों एक जैसे है, मतलब कि ए बराबर आपको ऋण 3/7 मिल रहा है। तो यहाँ पर उसको सॉल्व किया है, ए आपका ऋण 3/7, बी आपका 2/5 और सी आपका 3/5। और जब इसको आप जोड़ोगे तो ऋण 3/7 गुना ये हो जाएगा 5/5, मतलब कि 5 से 5 कट गया तो आपके पास केवल ऋण 3/7 बचा। ऋण 3/7 गुना 1 मतलब आपका ऋण 3/7 ही होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला देखोगे, कुछ नहीं किया गया है, ऋण 3/7 ऋण 1/14 किया गया है, जिसमें आपका एलसीएम 14 लिया है। साथ में किसका गुना करें कि आपका 14 आ जाता है, तो ऋण 3 में भी उसी का गुना करना पड़ेगा। ऋण 1 में किसका गुना करें, 1 का करेंगे। क्यों करेंगे, 14 में किसका गुना करेंगे कि 1 14 ही आ जाए, तो 1 का गुना करेंगे। तो इस प्रकार से 3 दूनी 6 आया है और 1 एकम 1 आया। और आपको पता है यहाँ पे ऋण 6 और ऋण 1 मतलब हो गया ऋण 7/14 जैसा को बसा। और आपको पता 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ऋण जैसा का वैसा। इस प्रकार से इसका आंसर ऋण 1/2 आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। अब इसमें केवल हमको गुणधर्म के नाम लिखना है। तो अब आप देख पा रहे हो कि ऐसी कौन सा गुणधर्म लगता है जिसमें कि किसी भी संख्या का गुना करने पर वही वाली संख्या आ जाती है। तो गुना कौन सा लग जाता है, तो आंसर आ जाएगा पहले का गुणात्मक तत्समक। फिर इसके बाद दूसरा अलग क्या है आपका, ये तो पहले का आंसर हो गया, सॉरी पहले का आंसर आ गया आपके पास गुणात्मक तत्समक। फिर इसके बाद दूसरा का देखिए, आप देख पा रहे हो कि a गुना b है और b गुना a है, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्रम बदल दिए है। तो क्रम में कोई अंतर पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो दूसरे का आंसर आ जाएगा क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुणधर्म। अब तीसरा देखिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है ऋण 19/29 है और उसका ही प्रतिलोम का मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब कि गुना उसका यदि प्रतिलोम का गुना करते तो 1 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा यूज किया गया होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम का यूज किया गया है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी आपको। पहले का आंसर आपका गुणात्मक तत्समक रहेगा, दूसरे का आंसर आपका क्रम विनिमय रहेगा, तीसरे का आंसर आपका गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा। और जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 में है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको हल करेंगे। कौन से से करेंगे, देखिए यहाँ पर तीन संख्या दी है, a गुना b गुना c। इसमें पहले 2 पे ब्रैकेट लगाए और इसी के बराबर लिखा a गुना b गुना c। अब 3 संख्या में से कोई भी 2 संख्या आप किस में यूज करते थे, तो आपको पता है साहचर्य में करते थे। किस में करते थे आप, साहचर्य में करते थे। आशा करता हूँ ये आपका एक्सरसाइज समझ में आई होंगी आपको, और आगे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। इसी प्रकार आपका ये टॉपिक पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। देखिए मैंने कुछ चर्चा की थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है आपकी, परिमेय संख्या योग व्यवकलन और गुणन की संख्याओं के अंतर्गत समवर्त होती है। अब किसके अंतर्गत समवर्त नहीं होती है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो किसके अंतर्गत, भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती है। ठीक है, पर प्रश्न जिसे दूसरा पॉइंट क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए योग व गुणन की संख्याएं क्रम विनिमय और साहचर्य होती है। ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। हाँ, परिमेय संख्याओं के लिए ये जो शून्य होता है योज्य तस्मक कहलाता है। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय जो 1 होता है, परिमेय संख्या 1 जो होती है वो क्या कहलाता है, गुणात्मक तस्मक कहलाता है।
ये 5वां पॉइंट क्या लिखा है, ए गुना बी धन सी करो तो बराबर क्या आता है, ए गुना बी धन ए गुना सी। और इसी प्रकार माइनस में भी वही चलता है, बस चिन्ह बदल जाते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या बनता है आपका, कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से संख्या होती है, अपरिमित परिमेय संख्या होती है। या आप जब नवीं में जाओगे तो आपको परिमेय संख्या निकालना भी आएगा, ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य की अवधारणा सहायक है। अब ये चीज़ आप 9वीं में पढ़ोगे, तो इसके लिए तो आप अभी 8वीं पास कीजिए, तब तक के लिए ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ अब आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय बाय।